केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्रहार में। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर और प्रहार में आज सबसे पहले बात उस चिंगारी की जिसने पहले नेपाल को जलाया और अब फ्रांस को सुलगाने पर आमादा है। पहले नेपाल से सत्ता पलटी और अब फ्रांस की गलियों में लोकतंत्र की नींव हिलती दिख रही है। सवाल ये नहीं है कि प्रदर्शन हो रहे हैं, सवाल ये है कि क्या एक पैटर्न के तहत दुनिया भर में लोकतंत्र की इमारत को गिराने की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। फ्रांस में 12 महीने में 4 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं और अब जनता ने बैलेट बॉक्स नहीं बारूद की भाषा अपना ली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्ता के खिलाफ गुस्सा अब एक अंतर्राष्ट्रीय ब्लूप्रिंट बन चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकतंत्र को सीधा चुनौती देने का नया मॉड्यूल लॉन्च हो गया है। खबर के इस पहलू पर बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर नेपाल की उस आग की जिसने पूरे देश को छलनी कर दिया है। एक छोटा सा खूबसूरत देश, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें उसी पर टिकी हैं और सब कुछ स्वाहा होने के बाद अब सेना चेतावनी की मुद्रा में नजर आ रही है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नेपाल में सत्ता बदली, असली सवाल यह है कि क्या सत्ता पलटी या सत्ता पलटवाई गई। क्या यह आंदोलन अचानक फूटा या फिर इसे 7 समंदर पार से किसी ने ट्रिगर किया है। और अब जब ओली की सत्ता की फाइल बंद हो चुकी है तो अगला पन्ना कौन लिखेगा, कौन खोलेगा। सेना जो अब तक चुप बैठी थी या वो 3 नए चेहरे जो सड़कों पर जनता के साथ खड़े हैं। कौन होगा नेपाल का अगला चेहरा, बताएंगे आपको। तीसरी खबर अमेरिका के बदलते रुख की। वही अमेरिका, वही डोनाल्ड ट्रंप जो कभी भारत पर टैरिफ का दबाव बना रहे थे, जो ट्रेड वॉर के जरिए मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को चुनौती दे रहे थे, अब वही ट्रंप पीएम मोदी को सोशल मीडिया पर माय फ्रेंड मोदी कहकर बुला रहे हैं। ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं, ये एक बदला हुआ रुख है और शायद अमेरिका की बदली हुई जरूरत थी। अभी कुछ दिनों पहले तक भारत अमेरिका रिश्ता जो था वो बहुत खिंचाव के दौर से गुजर रहा था, लेकिन अब ट्रंप ने यू टर्न लिया है, ट्रंप झुक गए हैं। लेकिन असली खेल उस टेबल पर होगा जहां मोदी और ट्रंप आमने सामने होंगे। कब होगी ये मुलाकात, इस पर भी डिटेल आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले बात फ्रांस की, जहां जनता अब लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। चलिए आज प्रहार की शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे फ्रांस में अब नेपाल वाला प्रयोग चल रहा है। ओली तो घर बार छोड़कर फरार हैं, तो क्या अब अगला नंबर इमैनुअल मैक्रों का होगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि तस्वीरें बहुत खतरनाक है। फ्रांस की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, कैसे पब्लिक सेना से भिड़ गई है, सब कुछ आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये 2 तस्वीरें देखिए, जहां एक तरफ कल की तस्वीर जब नेपाल को आग के हवाले कर दिया गया, क्या नेता, क्या मंत्री, क्या संसद, क्या सुप्रीम कोर्ट, हर जगह हिंसा और अराजकता देखने को मिली। तस्वीर हम आपको कल की भी दिखा रहे हैं और आज की तस्वीर ठीक वैसे ही फ्रांस से सामने आई। फ्रांस में भी इसी तरह हिंसा दिखाई दी है, नाराजगी दिखाई दी है, गुस्सा दिखाई दिया। तो ये 2 तस्वीरें एक जैसी लेकिन अलग अलग जगहों की। नेपाल से पहले 72 घंटे हो गए, नेपाल के हालात कैसे बदले ये हमने आपको दिखाया और अब फ्रांस की बारी ऐसा लग रहा है। चलिए अब जल्दी से आपको एक एक कर सारी तस्वीरें दिखाते बताते हुआ क्या है। ये देखिए फ्रांस में कैसे विरोध भड़क गया है, वही विद्रोह, वही विरोध जिसकी तस्वीर आपने नेपाल में भी देखी थी और अब वैसी ही तस्वीर ये फ्रांस से आ रही है। विरोध चल रहा था और पुलिस किसी तरह नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही थी इन हालातों को। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे आंसू गैस यहाँ पर फेंकी जा रही है और लोगों को तितर बितर किया जा रहा है। ये पेरिस की तस्वीर है जहां पुलिस और प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही पुलिस अग्रसित होती है प्रदर्शनकारी भाग खड़े होते हैं और उसके ठीक तुरंत बाद जैसे ही पुलिस थोड़ा नरम पड़ती है तो प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगते हैं। ये वहां की तस्वीरों का हाल है, देखिए।
और यही वजह है कि लोग सब कुछ दांव पर लगा कर, चाहे आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाए, चाहे उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की जाए, लोग रुकना नहीं चाह रहे। एक और तस्वीर आपको दिखा रही है, देखिए ये धू धू करके जल रहा है। ये आगजनी की गई है और ये आगजनी लोगों ने की। फ्रांस में दरअसल ये सारा गुस्सा मैक्रों के खिलाफ, मैक्रों को हटाना चाहते हैं लोग। और कैसे, देखिए पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया है लोगों ने। यहाँ भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया है, यहाँ भी सड़कों पर आगजनी की गई है। मैक्रो के खिलाफ ये गुस्सा बताया जा रहा है और मांग ये की जा रही है कि मैक्रो इस्तीफा दे। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, फ्रांस है ये, जहां सड़कों पर आगजनी, लोगों की भीड़ और सबकी मांग ये है कि अब यहां भी सत्ता परिवर्तन हो, सत्ता का रुख बदले। क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है फ्रांस में भी कि उनका नेतृत्व इतना मजबूत नहीं है जो उनके हक की आवाज उठा सके या उनके बारे में सोच सके। ऐसे में लोग अपना हक लेने के लिए सड़कों पर कैसे उतरे। और ये धू-धू करती इमारतें पूरी कहानी कह रही हैं। और ये पेरिस के चर्च में ये आग लगाई गई। ये चर्च की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जो जलकर खाक हो गया है। जो प्रार्थना की जगह है उसको भी नहीं बख्शा है इन लोगों ने और वहां भी आग लगाई है चर्च में। फ्रांस इमिग्रेंट्स के लिए बहुत वेलकमिंग देश रहा है और शायद उसका खामियाजा ये तस्वीर बता रही है कि फ्रांस भुगत रहा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये फ्रांस में किस तरह के हालात हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप बखूबी समझ चुके होंगे कि अभी तनावपूर्ण स्थिति है। अब फ्रांस की इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं और ये हिंसा क्यों हो रही है, ये सवाल है। सीधा यहाँ पर पूर्व राजनयिक दीपक वोरा से समझते हैं कि फ्रांस ऐसे धधक क्यों रहा है। सुनिए। की जो आर्थिक व्यवस्था है बहुत कमजोर, अनएम्प्लॉयमेंट, सरकार झूठ बोलती है, बहुत ही सरकारें झूठ बोलती है। अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट मैम 50% है, पर्टिकुलरली इमिग्रेंट कम्युनिटी जो मुस्लिम लोग आए हैं नॉर्थ अफ्रीका से और वेस्ट अफ्रीका से। पहले तो आपने उनको ला लिबर्टी लीगैलिटी फ्रेटर्निटी बड़े बड़े उनको नारे दिए, उनको गले लगाया और अब वही लोग कह रहे हैं कि आप निकले यहाँ से, नौकरियां हमें चाहिए, आपको नहीं चाहिए। अब बात कर रहे हैं वी मस्ट रिक्लेम फ्रांस, इट्स टू लेट। तो सुना आपने क्या वजह है। फ्रांस में आज जो कुछ हो रहा है उसके लिए सत्ता पक्ष को दोषी ठहराया जा रहा है। बार बार पीएम बदलने से जनता नाराज है, लेकिन सवाल यही है कि क्या जनता अपनी नाराजगी चुनाव के दौरान दिखाएगी या सड़कों पर उतरकर हिंसा का सहारा लिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। नेपाल के बाद फ्रांस, सत्ता का काम तमाम। फ्रांस में चक्का जाम। नेपाल के बाद फ्रांस में भी विद्रोह की आग भड़क चुकी है। फ्रांस की सड़कों पर सत्ता विरोधी हुजूम उतर आया है। नेपाल का प्रयोग अब फ्रांस में भी किया जा रहा है। फ्रांस में जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ की जा रही है। फ्रांस की सड़कों पर नारा बुलंद है, ब्लॉक एवरीथिंग। पेरिस के साथ साथ कई शहरों में हिंसा की आग भड़क उठी है। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ चुके हैं। सत्ता के लिए एक और देश में मोर्चा खुल चुका है। फ्रांस में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। फ्रांस में लोग बार बार पीएम बदलने से नाराज हैं। फ्रांस में 12 महीने में 4 बार बदले हैं पीएम। मैक्रों की नीतियों का विरोध किया जा रहा है। 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हुई है। पेरिस में कई बसों को आग के हवाले किया गया है। हजारों लोगों का हुजूम सड़कों पर है। ये नाराजगी सत्ता के खिलाफ है। फ्रांस में नेपाल पार्ट 2 लॉन्च किया गया। नेपाल में 2 दिन के अंदर सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद फ्रांस में भी सेम पैटर्न नजर आ रहा है। नेपाल में ओली के खिलाफ गुस्सा था तो फ्रांस में मैक्रो के खिलाफ प्रदर्शन है। नेपाल में सड़कों पर युवा उतरे थे तो फ्रांस में आम जनता सड़कों पर है। नेपाल टू फ्रांस सत्ता विरोधी लहर चल रही है। वोट के रास्ते सत्ता को बदलने का इंतजार जनता को नागवार गुजर रहा है। जनता सड़कों पर उतरकर हिंसा को हथियार बनाकर सत्ता को जमींदोज करने पर आमादा है। ऐसे में सवाल तो यही है कि अगर जनता
हिंसा के सहारे सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयोग करने लगेगी तो लोकतंत्र सिर्फ इतिहास की किताबों में दफन होकर रह जाएगा। दुनिया के बड़े बड़े टीलों से लोकतंत्र का झंडा डगमगाएगा तो वहीं अराजकता की चिंगारी ज्वाला बनकर पूरे देश को जला देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सड़कों से सत्ता को बेदखल करने का खेल कोई आज या कल का नहीं है, बल्कि ये पहले भी होता रहा है। और ऐसे में सबसे पहले आपको कुछ डेटा बता देते हैं, फिर नेपाल लेकर चलेंगे जहां ट्रंप ने कैसे माचिस लगाने का काम किया है वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये ग्राफिक्स जान लीजिए, पूरी डिटेल आपको दे रहे हैं। फ्रांस की ही बात सबसे पहले कर लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति यहाँ पर आई थी, राजतंत्र का अंत हुआ था 1789 में। इसके बाद अब रूस की बात कर लेते हैं। रूस में भी ऐसा हो चुका है। रूस में बोल्शेविक क्रांति आई थी, त्सार शासन का पतन हुआ था 1917 में। अमेरिका में भी ऐसा हो चुका है। अमेरिकी क्रांति आई थी, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता 1776 में ली गई थी। चीन में भी ऐसा एक बार हो चुका है। कम्युनिस्ट क्रांति आई थी और राष्ट्रवादी शासन का अंत 1949 में हुआ था। ईरान में इस्लामी क्रांति आई थी, शाह के शासन का पतन हो गया था 1979 में। और वहीं स्पेन की भी बात कर लेते हैं, जहां द्वितीय गणतंत्र राजतंत्र का अंत हुआ था 1931 में। तो ये होता रहा है। और अब तो इसमें बांग्लादेश जोड़ लीजिए, आप श्रीलंका जोड़ लीजिए, और अब लग रहा है कि नेपाल है, और अब फ्रांस का भी नंबर आ चुका है। तो फ्रांस की सड़कों पर आज जो प्रयोग चल रहा है, इसका सफल परिणाम हम नेपाल में देख चुके हैं, देखने को मिल चुका है, जहां संसद स्वाहा हो चुकी है, प्रधानमंत्री घर छोड़कर भाग चुके हैं, वित्त मंत्री से लेकर पूर्व पीएम के साथ मारपीट तक की गई है। और इन सब के पीछे क्या डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, पूरी खबर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर देखिए, ये लूटपाट की तस्वीरें। नेपाल के अंदर जो उद्योगपति हैं, जिनका घर है, मकान है, उसके अंदर ये प्रोटेस्टर्स घुस गए, आंदोलनकारी घुस गए, और उन्होंने कैसे लूट खसोट मचाई है। ये वो तस्वीरें, ये देखिए, ये तस्वीर आंदोलन की आड़ में चल रहे लूट के उस खेल को पर्दाफाश उसका करती है, जो यहाँ खुलेआम खेला गया है। जो मिला है ये आंदोलनकारी, उनमें से जो बदमाश थे वो सब उठा कर ले गए। ये उद्योगपति का घर है जहाँ पर सरेआम लूटपाट की गई है, और किसी का डर नहीं है इन लोगों को, क्योंकि इनके हिसाब से तो अब सरकार है ही नहीं, सत्ता में कोई है ही नहीं, इनकी मनमर्जी है, ये जो चाहे लूट सकते हैं। और वैसी ही तस्वीर ये सामने आई है, जो आप घर देख रहे हैं, एक बड़े उद्योगपति का घर है, और यहाँ पर कुछ नहीं छोड़ा जा रहा। जो समझ में आ रहा है वो समेट के चलते बन रहे हैं ये लोग। अब जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में रुकते हैं, लेकिन नेपाल का हिल्टन होटल देखिए, ये हिल्टन होटल है। लोग नेपाल घूमने जाते हैं और यहाँ पर हिल्टन होटल की स्थिति देखिए। 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, सबका एक ही हाल है। जला डाला है पूरे होटल को, खाक कर दिया है। ये हिल्टन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और सिर्फ ऐसी तस्वीर हिल्टन से नहीं आई है, बल्कि और भी होटल्स हैं जिन्हें इस भीड़ तंत्र ने बिना कुछ सोचे स्वाहा कर दिया है। और ये समझ नहीं पाए कि ये चाह रहे थे कि इनके हाथ में सब कुछ आए, लेकिन इन्होंने जो देश का विकास था, जो आगे बढ़ रहा था नेपाल इस मुश्किल हालातों में, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन तो नेपाल की भी बहुत अच्छी नहीं थी, उसमें इन्होंने बट्टा लगा दिया है, उसे और बुरी स्थिति में और कई सालों पीछे ढकेल दिया। क्योंकि विकास की रफ्तार अब तो रेंग कर आगे बढ़ेगी नेपाल। जो कुछ था वो सब कुछ स्वाहा हो गया। अब जो पैसे आएंगे भी, जो खर्चने होंगे लोगों पर या बनाने पर खर्च किए जाएंगे, जो संसद इन्होंने स्वाहा की, जो दफ्तर इन्होंने स्वाहा किए, ये एरियल एंगल से दिखा रहे हैं आपको। नेपाल की जो संसद है उसकी क्या स्थिति हुई है, देखिए, धू करके जल रही थी, धुएं का गुब्बार जो आप ये देख रहे हैं। ये तस्वीर बताती है कि नेपाल की संसद, अब देखिए, जो भी सत्ता में आएगा दोबारा बनाएगा, तो पैसा ये जनता का, ये जनता समझती नहीं है। जो भीड़ थी यहाँ पर उसे समझ नहीं आया, ये उसी का पैसा स्वाहा हो रहा था, ये सब टैक्स से ही बनता है, और ये सब कुछ उसी के साथ स्वाहा हो गया। संसद आके हवाले की गई। नाइट की तस्वीरें एरियल एंगल से और डे की, दोनों हमने आपको दिखाई। क्या स्थिति है नेपाल की आप समझिए। और पीएम का घर भी देख लीजिए, ये देखिए, पीएम का घर जिसको जलाकर फूंक दिया गया है, आग के हवाले किया गया। जो सामान था, जो सब कुछ था, वो सब कुछ स्वाहा हो गया। ये कल की तस्वीर है, ये तस्वीरें इसलिए जरूरी है जिससे आप पूरा हिसाब किताब समझ पाए। अभी कहानी क्या है नेपाल में वो आपको समझा रहे हैं। पीएम बोली, अब सवाल ये कि कहाँ भागे। जो चॉपर आप देख रहे हैं, ऐसे चॉपर्स में बैठकर नेता सब निकल, अब कहाँ गए
ये प्रश्न है, क्योंकि खबर ये आ रही थी कि ओली दुबई में रहना चाह रहे थे। अब क्या दुबई में उनकी व्यवस्था हो पाई? वो कहाँ हैं? डर के भाग गए जो हालात थे, क्योंकि और जो बाकी देहुआ की तस्वीर आपने देखी थी, पूर्व प्रधानमंत्री की, ये तो करंट थे, तो इनकी क्या स्थिति होती? ऐसे में ये निकल लिए। और सुप्रीम कोर्ट अब भी जो आग लगी थी उसके बाद अभी भी वहां धुआं उठ रहा है। नेपाल का जो सुप्रीम कोर्ट है वहां कल ही बयान जारी करके कहा गया था कि प्रोसीडिंग जब तक हालात सामान्य नहीं होते तब तक नहीं चलाई जाएगी। और ये देखिए, ये अंदर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, अब भी फाइलें जल रही हैं। 60,000 फाइलें सुप्रीम कोर्ट में जल गई। सुप्रीम कोर्ट का हाल देखिए, पूरा नेपाल क्रांति की आग में जल रहा है। और अब इस बीच भारत की एक वॉलीबॉल खिलाड़ी जो वहां एक मैच खेलने के लिए गई थी, अब पीएम मोदी से उन्हें बचाने की गुहार लगा रही हैं। वो जिस होटल में रुकी थी उसमें क्या हुआ, सुनिए, वो खुद बता रही है क्या कुछ बीती है उन पर। मैं यहाँ पोखरा नेपाल में फंसी हुई हूँ। मैं यहाँ पे एक वॉलीबॉल लीग होस्ट करने आई थी और अभी फिलहाल हमारा जो होटल है जहाँ पे मैं रुकी थी वो जला दिया गया है। मेरा सारा लगेज, मेरा सारा सामान मेरे रूम में था और वो होटल को पूरा जला दिया। मैं स्पा में थी और वहाँ पर पीछे मेरे लोग भाग रहे थे बहुत बड़े डंडे लेके, और मैं जैसे जैसे अपनी जान बचा के बस वहाँ से बाहर निकली हूँ। एक बहुत रिक्वेस्ट है आप सबसे बहुत बड़ी कि आप में से जो यहाँ पे हेल्प कर सकता है प्लीज़ करें। बहुत बुरी हालत है यहाँ पे, जगह जगह रोड पे आग लग रही है। यहाँ पे टूरिस्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कोई टूरिस्ट है, यहाँ पे कोई काम करने आया है। वो हर जगह बिना सोचे समझे आग लगा रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। सुना आपने कैसे वो फंस गई हैं, और ऐसे में और भी जो लोग फंसे हैं उनसे ये कहीं ना कहीं अपील भारत सरकार भी करे कि वो कोशिश कर रही है, उन तक पहुंचने की कोशिशें सरकार की तरफ से तेज है। ऐसे में नेपाल को जलाने की साजिश किसकी है, कौन नेपाल को जलाना चाहता है, एक एक सबूत के साथ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले वहां की सड़कों का क्या हाल है, सीधा ग्राउंड पर आपको लेकर चलते हैं जहां हमारे संवाददाता मौजूद है, उन्होंने बात की है। मैं जनकपुर की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बीच में ये परिकौली चौराहा है, परिकौली चौराहा। यहाँ देखिए, कल जो टायर जलाया गया था, यहाँ पर भी कल प्रदर्शन हुआ था बड़ी संख्या में। जलेश्वर तक प्रदर्शन की आग गई थी, जहाँ जेल ब्रेक हुआ था, 576 कैदी भागे थे। तो ये यहाँ पर जो जेल ब्रेक हुआ और जगह जगह प्रदर्शन हुआ। आज कर्फ्यू की स्थिति है, आज सेना के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं और आज लगातार दुकानों को बंद रखने की अपील की जा रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि आप दुकानें बंद रखिए। देखिए, नेपाल को जलाने के पीछे ऊपर से दिखने से तो ऐसा लगता है, देखने पर ऐसा लगता है कि इसमें देश के हजारों युवा शामिल थे, जो सड़कें दिखाई दे रही थी खचाखच युवाओं से भरी, और ये युवा सरकार के खिलाफ थे। लेकिन कुछ लोगों को शंका है कि इसमें विदेशी साजिश भी हो सकती है। ऐसा ही कुछ आध्यात्मिक गुरु एस रविशंकर भी कह रहे हैं। क्या उन्होंने कहा, पहले सुनिए। यहाँ पर मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ। युवाओं में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला गया ताकि युवाओं को कोई प्रवेश नहीं दे रहे थे, ये एक बात है। पर जब भी कोई आंदोलन हो जाता है, असामाजिक तत्व उसमें घुस जाते हैं और लगता भी है इसमें कोई और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी हो सकता है। देखिए, ऐसा पहले भी हुआ था। ये जो शंका जाहिर कर रहे हैं रविशंकर जी, इससे पहले भी जब बांग्लादेश में हुआ था तो कहा गया था कि डीप स्टेट हो सकता है। जिस विदेशी साजिश की ये बात कर रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं साजिश क्या है। नेपाल में हिंसा के पीछे क्या युवा नहीं कोई और? समझिए, नेपाल की मौजूदा अशांति को लेकर कई थ्योरीज सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ओली चीन समर्थक है, इसलिए इसमें अमेरिका की भूमिका हो सकती है। नेपाल अब एक ऐसा मैदान बन गया है जहां चीन की BRI और अमेरिका की MCC फंडिंग के लिए चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हितों की टकराहट यहां पर हो सकती है और ये टकराव माना जा रहा है। नेपाल, चीन और अमेरिका के बीच रस्साकशी का मैदान लगातार बना हुआ है और अधिकांश सरकारें चीन समर्थक रही हैं, जबकि अमेरिका लगातार दबाव डालता रहा है नेपाल पर। ओली को भी चीन समर्थक नेता ही माना जाता है। ओली हाल ही में बीजिंग के सैन्य परेड में शामिल हुए थे, वो तस्वीर भी हमने आपको प्रहार में दिखाई थी। ट्रंप ने नेपाल की आर्थिक मदद कम की है ऐसे में, और इससे नेपाल की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। कुछ लोग नेपाल के प्रदर्शनों में अमेरिका की भूमिका भी मानते हैं।
सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रदर्शन में अमेरिका विरोधी नारे लगे थे और बैन भी अमेरिकी ऐप से हुई थी, ये भी जान लीजिए। नेपाल की अस्थिरता को अमेरिका चीन टकराव से जोड़कर देखा जा रहा है और अमेरिका ऐसी हालातों में डीप स्टेट का इस्तेमाल करता है जो अंदर ही अंदर पूरे देश की स्थिति बदल देती है और इसी को लेकर अब शंका जाहिर की जा रही है। नेपाल का आसमान आज धुएं के बादल से पटा पड़ा है। नेपाल की सड़कों से धुआं उठ रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, शहरों में लूटपाट हो रही है, पीएम भाग चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट अब तक जल रहा है और नेपाल का यह हाल करने के पीछे की साजिश क्या 12,488 किलोमीटर दूर से रची गई है? क्यों ऐसा कह रहे हैं, रिपोर्ट से समझिए। नेपाल में आग लगाने वाले कौन? 12,488 किलोमीटर दूर वो कौन है? नेपाल को जलाने की साजिश। क्या ट्रंप ने लगाई माचिस? नेपाल अब महज एक देश नहीं बल्कि द बर्निंग नेपाल के नाम से पुकारा जा रहा है। नेपाल अब एक जलता हुआ देश बन चुका है जहां घर, मकान, दुकान, सड़कें, गाड़ियां ही नहीं बल्कि संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, पीएम हाउस सब कुछ स्वाहा हो चुका है। कैमरे में कैद हुई ये 3 तस्वीरें इतना बताने के लिए काफी हैं कि नेपाल का भविष्य सड़क पर युवा चिंगारी के जूते तले रौंदा जा चुका है। नेपाल में सरकार से लेकर सिस्टम सब कुछ युवा जोश के सामने अपने होश खो चुका है। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति सब रीच से बाहर हैं। वित्त मंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। मंत्री हवा में लटक कर घरों से भाग रहे हैं। सरकार का बोरिया बिस्तर पैक हो चुका है। सारे स्टूडेंट मारा गए। हमारा ये नेपाल में जो अभी कंडीशन है ना, उसके हिसाब से हमें ये केपीओली हमारा ये देश को ये छोड़ के जाना चाहिए और हम जैसा स्टूडेंट को ना ये हमारा देश के लिए आवाज उठाना चाहिए हमको। को छोरा तोला अब यो देशबाट निकाला नोबडी छोड्दैन तो रोडी निको मेरो अगाडि लगभग 4-5 जना दाजुभाइहरूको ज्यान गएको छ हैन। अब एकदम युवाओं ने सत्ता परिवर्तन के टेंट गाड़ दिए हैं, लेकिन सवाल करने वाले तो पूछते हैं कि आखिर स्कूल कॉलेज में कुर्सी और करियर के लिए लड़ने वाले युवा क्या सत्ता सेंटर की कुर्सी तोड़ने का मादा रखते हैं या इन युवाओं के कंधे पर दूर से किसी बंदूक की नाल रखी गई है, वो नाल जिससे निकली गोली सीधे ओली की सत्ता पर जाकर लगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि नेपाल में युवाओं के प्रदर्शन की असली वजह क्या थी? क्या सिर्फ सोशल मीडिया के लिए सत्ता को उखाड़ फेंका गया? नेपाल के आंदोलन में मिलेनियल नेताओं की क्या भूमिका थी? नेपाल में युवाओं की बेरोजगारी ने आंदोलन को कैसे प्रभावित किया? क्या नेपाल का युवा बिना नेतृत्व के सत्ता से लड़ गया? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि स्कूल कॉलेज जाने वाले युवा जब बिना किसी पोस्टर लीडरशिप के सड़कों पर उतरकर सेना से टकरा जाएं, संसद को खाक कर दें, पीठ पर स्कूल बैग टांगकर छाती पर गोली खाने को तैयार हो जाएं, तो क्या इस पर संदेह नहीं होता? नेपाल के पीएम जिस तरह से फरार हुए हैं, वो कुछ दिन पहले ही चीन के बीजिंग से वापस लौटे थे। उनकी जिनपिंग के प्रति चाटुकारिता का स्तर नेपाल के कुल क्षेत्रफल से भी ज्यादा बढ़ चुका था और ऐसे में ये नेपाल से 12,488 किलोमीटर दूर बैठे डोनाल्ड ट्रंप को जरूर खटका होगा। ट्रंप की सनक का अंदाजा पूरी दुनिया को है, ट्रंप के मूड स्विंग्स का अंदाजा भी पूरी दुनिया को है और ट्रंप के बंद कमरों में डीप स्टेट के चलते दफ्तरों के बारे में भी दुनिया जानती है। ऐसे में इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि नेपाल में जलती संसद से उठता धुआं अमेरिका के ही बारूद की गंध से भरा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब नेपाल को सुलगाने की साजिश अमेरिका से हुई थी, चीन से हुई थी या फिर सीधा सीधा कहें तो सत्ता पलट की यह साजिश आर्मी हेडक्वार्टर से हुई थी? ये सवाल है जो हर तरफ उठ रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि जब संसद पर लोगों का कब्जा हुआ, संसद को आग के हवाले कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को जला दिया गया, मंत्रियों को पीटा गया, पूर्व पीएम को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, लूटपाट हुई है और जब ये सब कुछ हो रहा था तब नेपाल पुलिस तो प्रदर्शनकारियों से जूझ रही थी, लेकिन सेना आखिर कहाँ थी? सेना जब आग लगी थी तो गायब क्यों थी? लेकिन अब सत्ता पलटते ही सेना सड़क पर उतर आई है। ये तस्वीर देखिए, यहाँ नेपाल अब सेना के कंट्रोल में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सेना उस वक्त कहाँ थी जब पूरा नेपाल ऐसा लग रहा था कि बारूद के ढेर पर बैठ गया है, जल रहा है, धधक रहा है। उस वक्त ये सेना कहाँ थी? अब सेना कह रही है कि उसने सब कुछ कंट्रोल में ले लिया। ये देखिए, समझाइश कर रही है, रोक रही है। क्या पहले नहीं रोका जा सकता?
ये जो बंदूकों का डर दिखाकर लोगों को रोका जा रहा है, ये पहले भी रोका जा सकता था, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए सेना के ट्रक सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। उस वक्त ये ट्रक्स कहाँ थे? बख्तरबंद गाड़ियां आप देख रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां घूम रही हैं अब नेपाल की सड़कों पर। क्या ये गाड़ियां उस वक्त जोर आजमाइश नहीं कर सकती थी जब पूरा देश चल रहा था, जब एक एक नेता मंत्री को पकड़ पकड़ के पीटा जा रहा था, जूतों की माला पहनाई जा रही थी? अब सेना ने मोर्चा संभाला तो यहाँ भी थोड़ी बहुत गेमी देखी गई है। लोगों ने सेना को भी रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत कुछ कर नहीं पाई। एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ ये शख्स लेट गया है ट्रक के सामने। सेना का ये ट्रक है और लेटने के बाद इसे लगा कि शायद ट्रक नहीं चला जाएगा, लेकिन इसे हटा लिया गया। आपको बताएं, इसे हटा दिया गया था फिर वहां से। बहरहाल नेपाल में सेना का शासन शुरू हो चुका है। अब देश की बागडोर किसके हाथ में होगी ये देखना अहम होगा, लेकिन उससे पहले ये सवाल जो हर ओर उठ रहा है कि सेना कहां थी। ये 3 तस्वीरें देखिए, संसद जली, मंत्री को सरेरा, ये वित्त मंत्री की तस्वीरें देखिए, लोग कैसे पीट रहे हैं, कोई पैरों से मार रहा है, कोई धकिया रहा है। कल की तस्वीर है, लेकिन आज दिखाना इसलिए मौजूद हो जाता है, जरूरी हो जाता है कि उस वक्त ये सेना नजर नहीं आ रही थी। उस वक्त चाहती सेना तो हालातों को क्या नियंत्रण में नहीं कर सकती थी? क्या ये सब जो चल रहा था इसे रोक नहीं सकती थी? क्या अंदर खाने कुछ पक रहा था, कुछ चल रहा था? इसकी सुगबुगाहट ये तस्वीरें देती हैं। देखिए, अब कुल मिलाकर देखें तो नेपाल की स्थिति बड़ी चिंताजनक है, बड़ी गंभीर है। प्रधानमंत्री देश से लापता है, संसद खाक हो चुकी है, पूरी तरह से खाक हो चुकी है, सिस्टम का जनाजा पूरी तरह से निकल चुका है, सड़कों पर अशांति का बारूद नजर आ रहा है। और इस सब के बीच नेपाल आर्मी चीफ अशोक राज सिंहडेल कह रहे हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। क्या कह रहे हैं वो सुनिए पहले। नेपाल को इतिहास देखी नहीं। नेपाल के इतिहास की शुरुआत से ही नेपाली सेना ने कठिन परिस्थितियों में भी नेपाल की स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता और नेपाली लोगों की सुरक्षा की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी है। हम नेपाल में चल रहे आंदोलन के दौरान हुए जान माल के अपूर्णीय नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं। हम दिवंगत आत्माओं के लिए शाश्वत शांति की प्रार्थना करते हैं और शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करते हैं। नेपाल के आर्मी चीफ ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आप एक चीज देखिए, तब उनके पीछे की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्या आपको इसमें ओली नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहे हैं ना। ऐसा बहुत मुश्किल है कि तख्ता पलट हुआ कि नहीं कि तस्वीर बदल गई। सेना चीफ के पीछे क्या है? ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये नेपाल के राजा की तस्वीर है। ऐसा लग रहा है कि सेना भी राजतंत्र में विश्वास रखती है, लोकतंत्र में नहीं। ये तस्वीर कम से कम यही कह रही है। चलिए पूरी डिटेल इस खबर पर आपको इस तस्वीर पर जरा ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। नेपाल में सेना चीफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें नेपाल का कंट्रोल संभालने पर उन्होंने बात की। पीछे किसी राष्ट्राध्यक्ष की तस्वीर नहीं थी। आप सोचिए, ओली की तस्वीर हो सकती थी, अभी तो इस्तीफा दिया, कल ही तो दिया इस्तीफा, तुरंत क्या तस्वीर बदल ली गई प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले? इतनी सतर्कता इस तरह के माहौल में क्या आप सोच सकते हैं ऐसा हो सकता है? एक ही दिन में सेना प्रमुख ने तस्वीर हटा दी। सेना चीफ के पीछे खास तस्वीर दिखी, पृथ्वी नारायण शाह की यह तस्वीर है। नेपाल के पहले राजा थे पृथ्वी शाह, हिंदू धर्म के संरक्षक थे और पृथ्वी शाह ने सेना को जोड़ा था। मतलब अब सेना ही नेपाल चलाएगी क्या? ये सवाल इस तस्वीर के साथ अगर इशारे को हम समझें तो ऐसा ही लगता है। ओली की विदाई सेना को स्वीकार है, ये भी लगता है। और ओली का जाना सेना ने अब कंफर्म कर दिया है, क्योंकि उन्होंने आधिकारिक तौर पर जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं उनके लिहाज से वो ओली नहीं है। उनकी तस्वीर हटा दी गई एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। या तो ये साइलेंट मैसेजिंग थी या उनका इशारा था कि अब हमारे हाथ में है सत्ता। नेपाल की सेना सड़कों पर उतर आई है। नेपाल की सत्ता को सेना ने अपने हाथों में ले लिया है। सड़कों का क्या हाल है, ग्राउंड रिपोर्ट एक बार आपको दिखाते हैं।
तरह का यहाँ माहौल है, ये ग्राउंड जीरो है। आप देख सकते हैं कि इसको शून्य ये स्थान बोला जाता है। दोनों तरह के बीच का ये मैटर है, जहाँ पर एक तरफ नेपाल है और दूसरी तरफ भारत है। लेकिन देखिए किस तरह से जो भारत की जो फोर्स है वो देखिए किस तरह से, आप देख सकते हैं ना कि भारत की फोर्स पूरी तरह से अलर्ट है। आप देख सकते हैं कि पूरे अपने ड्रेसअप में भारत की जो फोर्स है, जो सिक्योरिटी फोर्स है वो खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि एकदम पूरी तरह से अलर्ट, क्योंकि कल का जो हालात था, वाकई में कल का हालात बहुत खतरनाक था। जिस तरह से वहां पर आगजनी हो रही थी, जिस तरह से वहां पर अराजकता हो रही थी, जिस तरह से वहां पर हत्याएं हो रही थी, उसको देखते हुए आप देख सकते हैं कि जो भारत का जो भी सीमावर्ती जो जिला है, वहां पर जो भी अपने आने जाने का आवागमन का जो मुख्य मार्ग है, उसको पूरी तरह से इसी तरह से उसको ठीक किया गया है। वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, लोकल पुलिस है, तमाम जो कप्तान है जिलों के, वो लगातार गश्त कर रहे हैं। देखिए, नेपाल की सियासत अब उस मोड़ पर आ खड़ी है जहां एक तरफ कुर्सी खाली है, दूसरी तरफ गुस्साई भीड़ सड़कों पर बगावत कर रही है। प्रधानमंत्री जा चुके हैं, लेकिन अगला लीडर कौन होगा, इस पर अब असली जंग शुरू हो गई है। क्या जनरल की वर्दी अब सत्ता की पहचान बनेगी, या फिर सड़कों से निकले चेहरे नेपाल को नई दिशा देंगे? इस रिपोर्ट के जरिए पूरी डिटेल आपको देते हैं। सत्ता हिली, ओली गए, अब आगे क्या? सेना या जननेता, कौन बनाएगा नया नेपाल? जनरल सिगदेल का अल्टीमेटम, लेकिन भरोसा किस पर? देर से क्यों जागी सेना? अब क्या सेना संभालेगी सत्ता? नेपाल जल रहा है, सत्ता हिल चुकी है, प्रधानमंत्री ओली की गद्दी छिन गई है और अब पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है कि कमान कौन संभालेगा? नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिगदेल अब सामने आए हैं, युवाओं से शांति की अपील की है। कहा है कि अगर हिंसा बंद नहीं हुई तो सेना देश का दायित्व निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। नेपाल को इतिहास देखी नहीं। नेपाल के इतिहास की शुरुआत से ही नेपाली सेना ने कठिन परिस्थितियों में भी नेपाल की स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता और नेपाली लोगों की सुरक्षा की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी है। लेकिन जिस सेना ने अब मोर्चा संभाला है, उसने ओली सरकार को बचाने के समय दूरी क्यों बना ली थी? सवाल तो यह भी है कि जब संसद सुलग रही थी तब सेना कहां थी? जब राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारी कब्जा कर रहे थे तब सेना कहां थी? जब प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा उस वक्त नेपाल की सेना कहां थी? जब पूर्व प्रधानमंत्री को घसीटकर मारा गया तब नेपाल की सेना कहां थी? जब वित्त मंत्री को सड़क पर पीटा गया तब नेपाली सेना कहां थी? जब बैंकों को लूटा गया तब सेना कहां थी? जब प्राइवेट संपत्ति को जलाया गया, लूटपाट हुई, तब ये सेना कहां थी? यानी सेना अब एक्टिव तो हुई है, लेकिन देर से हुई है। लेकिन क्या अब सेना ही नेपाल की कुर्सी संभालेगी? युवाओं के विद्रोह ने सिर्फ नेताओं को नहीं, पूरी व्यवस्था को हिला दिया और इस आंदोलन से 3 नाम आज नेपाल की सत्ता की रेस में सबसे आगे हैं। पहला नाम है बालेन शाह का, काठमांडू के मेयर हैं। पहले इंजीनियर, फिर रैपर बने और अब सत्ता का चेहरा भी। 2022 में मेयर के लिए निर्दलीय चुनाव में उतरे, जीत गए। टाइम्स मैगजीन की टॉप 100 लीडर्स में भी इनका नाम शामिल है। भ्रष्टाचार विरोधी छवि से फायदा मिल रहा है, युवाओं का सबसे बड़ा आइकन बन गए। बालेन शाह ही वो नाम है जिसने राजनीति की सड़ांध में नया ऑक्सीजन दिया, लोगों को उन पर भरोसा है। दूसरा चेहरा है सुदन गुरुङ, 36 साल के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। 2015 के भूकंप के बाद समाज सेवा में सक्रिय हो गए। 2020 में हामी नेपाल संगठन बनाया। आंदोलन को सड़कों तक ले जाने वाला लीडर इन्हीं को बताया जा रहा है। सुदन गुरुङ ने सोशल मीडिया बैन को क्रांति में बदल दिया और यही वजह है कि सत्ता की लड़ाई में अब उनका नाम जोर शोर से लिया जा रहा है। तीसरा चेहरा है रवि लामिछाने, उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, पत्रकारिता से राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचे नेता बने। 2022 में इन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बनाई, 21 सांसदों का इस्तीफा दिलवाकर उस वक्त ओली सरकार गिराई। घोटाला करने के आरोप में बाद में इन्हें गिरफ्तार किया गया। प्रदर्शनकारियों ने इस आंदोलन के दौरान जेल से छुड़वा लिया। युवाओं में अब भी इनकी भ्रष्टाचार विरोधी छवि है। रवि लामिछाने पुराने नेताओं की राजनीति को चुनौती दे रहे हैं। ओली, देउवा, प्रचंड की पूरी पीढ़ी को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया और इसी ने उन्हें युवाओं का फेवरेट बना दिया।
नेपाली जनता का मूड साफ है। अब पुरानी राजनीति नहीं, अब नेतृत्व चाहिए जो नया हो, बेदाग हो और जनता के बीच से निकला हो। ऐसे में नेपाल की संसद से सड़कों तक, सत्ता से जनसेना तक, हर जगह एक सवाल है, अब नेपाल को कौन संभालेगा, सेना या ये तीन जननेता? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नेपाल में हिंसा की आग किसने लगाई, इस सवाल का जवाब तो समय के साथ ही मिल जाएगा। लेकिन आज नेपाल में कानून व्यवस्था धड़ाम है और इसके बीच नेपाल की जेलों से हजारों कैदी भाग चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां जेल से भाग रहे कैदियों को पकड़ा जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये कैदियों को रोका गया, ये आर्मी ने रोका है। ये कैदी भागने की कोशिश कर रहे थे, कैसे रोका गया ये तस्वीर में आप देख रहे हैं और बंदूकों के दम पर इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। अगली तस्वीर भी आपको देते हैं। अगली तस्वीर देखिए, यहाँ भी कैदियों के साथ सेना बातचीत करिए। देखिए भागने की तस्वीर है, दरअसल ये भागने की तस्वीर है, जेलों से कैसे भाग रहे हैं। देखिए झुंड में है और इन्हें मौका मिल गया है। जिस तरह का आंदोलन इस वक्त चल रहा है उसमें इन्हें मौका मिल गया है फरार होने का। अलग अलग जुर्म में ये बंद थे जेल में, लेकिन अब इस तरह के आंदोलन को इन्होंने अवसर बना लिया और वहां से निकल लिए, जेलों से निकल लिए। अब ये कितने खतरनाक हो सकते हैं, हो सकता है कि कोई गंभीर अपराध का यहाँ पर कैदी हो, क्योंकि कैदी है तो अपराध तो इन्होंने निश्चित तौर पर किया है। और गंभीर अपराधों के अगर कैदी खुले घूमने लगे तो वो क्या करेंगे, कानून हाथ में लेंगे, लोगों को चोट पहुंचाएंगे, लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। और यही हो रहा है कैदियों के साथ। ये देखिए सेना बातचीत कर रही है, ये कुछ कैदी पकड़े गए हैं, उन्हें समझाया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है। ये वो तस्वीर और इस बीच आपको बताएं कि भारत नेपाल बॉर्डर पर फरार 5 कैदियों को पकड़ा गया है। स्थानीय पुलिस और एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। नेपाल की जेलों से बड़ी संख्या में कैदी फरार हुए हैं और ऐसे में उन्हें पकड़ा गया है। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। भारत नेपाल बॉर्डर पर ये पकड़े गए क्योंकि अब हमारा जो बॉर्डर, हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी, वहां पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है क्योंकि हो सकता है कि अभी जिस तरह की स्थिति, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हो, वहां से लोग आना चाहें। ऐसे में मुस्तैदी बढ़ाई गई। स्थानीय पुलिस और एजेंसियां जो कैदी पकड़े गए उनसे पूछताछ कर रही हैं। नेपाल की जेलों से बड़ी संख्या में कैदी फरार हुए हैं अभी तक, जो जानकारी हमें मिल रही है। महोत्तरी जेल की से लेकर जलेश्वर जेल तक 576 कैदी फरार होने की जानकारी मिल रही है। कैदी निजी और जेल का सामान भी लेकर भागे हैं। पोखरा की जेल से 900 कैदी फरार हुए हैं। काठमांडू की नक्खू जेल से हिंसा और आगजनी की तस्वीरें सामने आई। प्रदर्शनकारियों ने जेल को आग लगा दी। पूर्व मंत्री रवि लामिछाने को समर्थकों ने जेल से निकाला। वहीं सुनसरी जिले के झुमका जेल पर उपद्रवियों ने हमला बोला। तो अलग अलग जेलों में वही हालात हैं। प्रदर्शनकारियों ने इस पूरे माहौल के दौरान, आंदोलन के दौरान जेलों को तोड़ा है, जेलों में आग लगाई है और ऐसे में ये कैदी फरार हुए। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं। जेल के ठीक बाहर मौजूद हूँ। ये नेपाल के महोत्तरी जिला में आता है जलेश्वर जेल। यही इसी जेल से कल 576 कैदी भागे थे। 576 कैदी, ये कारागार कार्यालय महोत्तरी जलेश्वर यही जेल है जहां पर कल चूंकि नेपाल में स्थिति ऐसी है कि अराजक स्थिति है और लगातार जो सरकारी कार्यालय हैं, सरकारी भवन हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। तो ये महोत्तरी जिला अदालत भी यहाँ पर है और ये जेल जहाँ से कैदी भागे थे। कितने कैदी भागे थे सर? अच्छा, आप लोग बोलने से तो देखिए वहां पे जो अधिकारी हैं उनको पाबंदी है, वो बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ये कार्रवाइयां हुई हैं। और अब नेपाल को लेकर जिस तरह से हालात पल पल बदल रहे हैं, इस खबर पर हमारी नजर आएगी। आगे बढ़ रहे हैं, अब बात भारत और अमेरिका की कर लेते हैं, जहां दोनों के बीच संबंधों में जिस तरह की तल्खी हमने देखी, दोनों देश बहुत दूर दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब हवा का रुख बदल गया है। यूं तो दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर और पॉलिसी के मसले चल रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों को झकझोर दिया इन मसलों ने, लेकिन अब एक नए राजनीतिक खेल की शुरुआत होती दिख रही है और इस बार झुके हैं डोनाल्ड ट्रंप फिर से। रिपोर्ट देखिए। जून की 35 मिनट लंबी फोन कॉल। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच तनाव का आलम इतना गहरा कि रिश्तों की डोर कमजोर पड़ती दिख रही थी। टैरिफ, ट्रेड वॉर और पॉलिसी के झटकों ने भारत अमेरिकी दोस्ती पर तल्खी का रंग चढ़ा दिया था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और उसी तल्खी से निकलकर रिश्तों में नई ताजगी की शुरुआत दिख रही है और इसका संकेत खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माय फ्रेंड मोदी कहकर संबोधित किया।
और साफ कर दिया कि अब अमेरिका भारत से टकराना नहीं, साथ चलना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधी रात पोस्ट किया, मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रख रहे हैं। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ट्रंप की इस पोस्ट के कुछ ही मिनटों बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया, लेकिन शब्दों में परिपक्वता और रणनीतिक संजीदगी साफ झलकी। प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब में लिखा, भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ताएं भारत अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए भी उत्सुक हूँ। हम दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। यानी तस्वीर साफ है, ट्रंप ने मोदी को माय फ्रेंड कहा, लेकिन मोदी ने उन्हें प्रेसिडेंट ट्रंप कहकर संबोधित किया। और यही है भारत की कूटनीतिक दृढ़ता, जो सीधा संदेश दे रही है कि अब रिश्तों की डोर भारत की शर्तों पर बंधेगी। ये बदलता भारत है जो अपने हिसाब से चलता है और उसका असर भी दिखाई दे रहा है। आसियान में हो सकता है कि टेबल टॉक हो जाए इन दोनों नेताओं के बीच, उस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। उससे पहले फोन कॉल पर भी बात हो सकती है। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।